नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेकेएसएसबी के द्वारा कुछ पोस्ट निकाली गई हैं और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि फीमेल सुपरवाइजर की पोस्ट जो निकाली गई है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, तो ये नोटिफिकेशन जो है एडवर्टाइजमेंट आपको क्लियरली पता है कब आई है और कब नहीं। 201 के आसपास पोस्ट निकाली गई हैं इसकी। ओके, इसके बारे में फुल डिस्कस करेंगे। सुपरवाइजर की पोस्ट है क्या और बेसिकली इसमें फंक्शन क्या होता है सुपरवाइजर का, और ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। सिलेबस डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे हम, जो एक सिलेबस को एलेबोरेट करके, जो कि आपको एक पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आप जिस पोस्ट के फॉर्म भरने जा रहे हैं, जिसका आप एग्जाम देने वाले हैं, तो वो पोस्ट क्या है और उसमें क्या होता है। और आपके मतलब आप ये मान के चलिए कि आप अगर किस पोस्ट पे है, आपकी हायर अथॉरिटी कौन सी होने वाली है और आपके नीचे कौन सी पोस्ट होने वाली है। ठीक है, तो वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर का कोर्स जो है वो आने वाले टाइम में हमारी ऐप पे अवेलेबल होगा। ऐप का नाम है, जो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का भी, वो भी ज्वाइन करना है ताकि आपको कंटेंट मिले। दूसरी बात ये है, फुल कोर्स जिसमें आपको क्या-क्या चीज़ें मिल सकती हैं वो आप देख सकते हैं आगे। उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे। फिलहाल के लिए जेकेएसएसबी के द्वारा जो पोस्ट निकाली गई है, जेकेएसएसबी के द्वारा जो पोस्ट निकाली गई है सुपरवाइजर की, तो वो हमें इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए कि सुपरवाइजर जो है वो फीमेल सुपरवाइजर के लिए, मतलब ये हो गया सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही फॉर्म भर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट निकाली गई हैं, तो अपने अपनी डिस्ट्रिक्ट वाइज आप इसको फिल अप करिएगा। ओके, और ये सुपरवाइजर होता क्या है, बेसिकली व्हाट इज द मतलब मेन फंक्शन क्या है सुपरवाइजर का। ठीक है, और ये सब डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ये जानने के लिए। सिलेबस सब पढ़ा रहे हैं अभी भी और बाद में भी पढ़ा देंगे, और क्या वो सिलेबस ओरिजिनल है या नहीं है, जेकेएसएसबी ने निकाला या नहीं। तो मैं थोड़ा सा विजिट कर लेता हूँ आपकी जो नोटिफिकेशन आई है जेकेएसएसबी की तरफ से। ठीक है, इसमें क्लियरली मेंशन है कि लास्ट डेट आपने फॉर्म भरना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट जो है वो स्टार्ट हुए थे 15 दिसंबर से, और लास्ट डेट आपकी रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 14 जनवरी 2024। उससे पहले आपने फॉर्म भरना है। रही बात एग्जाम की, जस्ट 1 मिनट रही बात इस एग्जाम की, तो ये क्लियरली जेकेएसएसबी की नोटिफिकेशन में दिया गया है कि आपका जो एग्जाम है वो एमसीक्यू टाइप होने वाला है। एमसीक्यू टाइप होने वाला है, और इंग्लिश लैंग्वेज में ही पेपर होगा, और साथ में 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव मार्किंग कितनी है और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होने वाला है। रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस अगर नोटिफिकेशन में अब क्लियरली देखें तो इन्होंने लिखा है कि हम सिलेबस जो है बाद में ऑफिशियल वेबसाइट जो है जेकेएसएसबी की, उस पे नोटिफाइड करेंगे सेपरेटली। तो अभी तक जेकेएसएसबी का सिलेबस नहीं आया है। आज डेट हो रही है 29 दिसंबर। ओके, 29 दिसंबर को लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। हो सकता है कोई ना कोई एस्पिरेंट जो है, क्योंकि मोस्टली फीमेल्स ही हैं, तो जितनी भी बहनें जो देख रही हैं अभी, आने वाले टाइम में ये याद रखना है कि नोटिफिकेशन सिलेबस जो है जेकेएसएसबी के द्वारा जब भी आता है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहीं पे आपको अपडेट कर देंगे, या फिर यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगी कि सिलेबस क्या है। अभी एक वायरल जो सिलेबस है, जो सब आप देख सकते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी ने ये शेयर किया हुआ है, वो पुराना वाला सिलेबस है। आज तक मैं आपको बात बताऊँ कि अभी तक जम्मू कश्मीर में जे-एंड-के में सुपरवाइज़र का कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। दिस मस्ट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि फीमेल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम अभी तक जे-एंड-के में कभी भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ये पोस्ट थी, बट एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और ये स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, जो आप पुराना सिलेबस आप देखेंगे, तो पुराना सिलेबस अ, मैंने अभी बता दिया कि जेकेएसएसबी ने अभी नहीं निकाला है सिलेबस, लेकिन पुराना वाला सिलेबस जो वायरल सिलेबस है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा वाला सिलेबस है। और ये कहीं ना कहीं आपको सिलेबस दिखेगा, बट ये भी सिलेबस ओरिजिनली बोला जाता है कि 2018 का सिलेबस है, लेकिन एग्जाम नहीं हुआ है उसका। क्लियरली मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये जो आंगनबाड़ी वर्कर्स होती थी, वही उनकी आगे जो है पोस्ट सुपरवाइजर की मिलती थी, वही आगे, मतलब ठीक है, प्रमोशन के हिसाब से ये हुआ करता था। बट एग्जाम नहीं हुआ है अभी तक इस पोस्ट के लिए, स्पेसिफिक के लिए। ठीक है, तो ये सिलेबस जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पुराना वाला सिलेबस है। हो सकता है यही सिलेबस वापस आए, और हो सकता है ये सिलेबस नहीं भी आए, तो ये थोड़ा वेट करना है। हो सकता है 15-20 दिन के अंदर जो है जेकेएसएसबी सिलेबस इसका आउट करे, और जैसे सिलेबस आउट होता है उसके बाद ही हम लेक्चर सीरीज आपके लिए यूट्यूब पे भी लाएंगे और अपने ऐप पे भी लाएंगे। ओके, हो सकता है उससे पहले ही फर्स्ट वाला ओवरऑल जो सोसाइटी वाला यूनिट 1 है, ये आपके लिए हम
पहले ही ला लें फर्दर जब तक ऑफिशियल सिलेबस आता है। ठीक है, ये सिलेबस आप देख सकते हैं पुराना वाला, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, लेकिन ये पुराना वाला सिलेबस है, तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस करने को मकसद नहीं है। मकसद इसलिए नहीं है क्योंकि अगर सिलेबस थोड़ी भी चेंजिंग आती है तो ऑलमोस्ट 70% तो सिलेबस सेम रहता है जो पुराना वाला सिलेबस हो, बट 100% सिलेबस ये सेम रहेगा नहीं रहेगा आई डोंट नो एग्जैक्टली, क्योंकि मैं आपको कोई वैसे उस बहकावे में लेना नहीं चाहता हूं कि आप ये सिलेबस पढ़िए या वो सिलेबस पढ़िए। वेट करिए 10-15 दिन का सिलेबस जो आएगा वो देख लीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए सिलेबस जो मार्केट में अवेलेबल है या फिर आप किसी वेबसाइट पे देखेंगे तो जेकेएसएसबी की वेबसाइट पे नहीं है, बट ऐसे ये सिलेबस आपके इसमें है। ठीक है, अब ये सिलेबस अभी का क्यों नहीं है आपको मैं क्लियरली बात करूं कि सेक्रेटरी जेकेएसएसबी के एस ए राणा जो साहब जो थे ये 2018 में थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि 2018 का सिलेबस है, ये 2023 का सिलेबस नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये सिलेबस डिस्कस करने से पहले एक चीज बताऊं मैं आपको कि व्हाट इज फीमेल सुपरवाइजर का जो अगर हायरार्की देखेंगे कि ये है क्या, पोस्ट क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि देखिए सबसे पहले क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जे एंड के यूटी। ठीक है, उसके नीचे आप देखेंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। इसमें अगर देखेंगे यहाँ पे लिखा है डायरेक्टर जनरल वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए जो भी आप ये एग्जाम कहने का मतलब ये है जो फीमेल सुपरवाइजर जो है, ठीक है, ये किसके अंडर आता है वो इंपॉर्टेंट है, तो मिनिस्ट्री जो है वो इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, जिसका ओवरऑल मकसद होता है आईसीडीएस। आईसीडीएस के प्रोजेक्ट जहां आप लगेंगे, सुपरवाइजर जहां लगेंगी, ठीक है, ये होगा डायरेक्टर जनरल, एक स्टेट लेवल पे होता है, उसके नीचे क्या आता है कि मिशन डायरेक्टर आईसीडीएस आता है और मिशन डायरेक्टर आईसीपीएस आता है। आईसीडीएस क्या होता है, ये फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले क्या होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड आईसीडीएस की फुल फॉर्म बता रहा हूं, ये आपने लिखनी भी है, ये इसकी एमसीक्यू आ सकता है। आईसीडीएस की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, चाइल्ड डेवलपमेंट डेवलपमेंट स्कीम, तो ये इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, मैंने बताया क्या होगा, एक हो गया जे एंड के एज ए होल यूटी, यूटी, इसके बाद क्या गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर होते हैं, अब वो कौन से ऑफिसर होते हैं, फिर इसके बाद ब्लॉक लेवल पे ऑफिसर होते हैं, ब्लॉक लेवल से फिर आप क्या गया तहसील, तहसील से अगर देखेंगे फर्दर अगर देखेंगे पंचायत, तो आपकी जो ड्यूटी लगने वाली है जब आप ये एग्जाम क्लियर करेंगे तो पंचायत में लगेगी। अब कौन सी पंचायत हो सकता है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपने फॉर्म भरा है, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं टेक एग्जाम्पल लेता हूँ रियासी डिस्ट्रिक्ट या फिर जम्मू डिस्ट्रिक्ट लेता हूँ। ठीक है, हो सकता है जम्मू अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट है, हो सकता है आपको पंचायत मिले, आपकी पंचायत जैसे फॉर एग्जाम्पल बिश्ना है, ठीक है, तो बिश्ना की आपके पंचायत में वहां पे आप लग सकते हैं, ठीक है ना, उस पंचायत में आप लगेंगे, ये सुपरवाइजर की पोस्ट यहाँ पे है। अब सुपरवाइजर के नीचे क्या आता है वो भी इंपॉर्टेंट है कि सुपरवाइज किसको करना है आपने, वो इंपॉर्टेंट है। जे एंड के एज ए यूटी बोला मैंने, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग ऑफिसर होगा, उसके नीचे ब्लॉक लेवल पे होता है सी डी पी ओ, इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होगा, उसके नीचे जो है बहुत सारी तहसील्स आएंगी और तहसील में क्या होगा बहुत सारी सुपरवाइजर्स होंगी, और इन सुपरवाइजर के नीचे जो है एक पंचायत में, एक जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो मैं डिस्कस कर रहा था, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री मैंने बता दी कौन सी मिनिस्ट्री है। अब मैं ये बताने वाला हूं कि जे एंड के यूटी लेवल पे ये चीज आई, मिशन डायरेक्टर आईसीडीएस, तो आईसीडीएस की फुल फॉर्म होनी चाहिए कि मिशन डायरेक्टर जो है या आपकी जो पोस्ट एडवर्टाइज हुई है उसके अंडर, तो आईसीडीएस की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। सोशल वेलफेयर मींस सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर में चाइल्ड भी आएंगे, वुमेन भी आएंगी और हैंडीकेप से सब आएंगे, डिसेबल पर्सन सब आएंगे, तो आपको क्लियरली पता हो जाएगा कि आपने करना क्या है, ये जॉब क्या है। इसमें अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग से ऑफिसर होंगे, इसमें जस्ट 1 मिनट, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो ये आ गया स्टेट यूटी लेवल पे, जे एंड के लेवल पे ये मिशन डायरेक्टर होते हैं, आईसीडीएस के क्या होंगे, मिशन डायरेक्टर होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे क्या आएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, ये मतलब स्टेट लेवल पे, स्टेट अभी नहीं है, अभी हमारी जम्मू कश्मीर यूटी है, तो मान के चलिए यूटी लेवल पे कौन होगा, मिशन डायरेक्टर होगा, ठीक है। उसके नीचे आएंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अगर जम्मू जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 20 डिस्ट्रिक्ट है, ओके, 20 डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग, ठीक है, दो और थी वो लेह और लद्दाख, वो अब आज की डेट में लद्दाख यूटी में चली गई है, लेकिन 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट के 20 डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर होंगे जिसको बोलते हैं डीपीओ, ठीक है।
इनके नीचे जो आते हैं वो आते हैं सीडीपीओ, सीडीपीओ, ठीक है। और ये जो पोस्ट होती है, ये जो केएस ऑफिसर लगते हैं, जेकेएस ऑफिसर, ठीक है। जब आप जेकेपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके जो केएस ऑफिसर लगते हैं, कहीं ना कहीं उनको इस पोस्ट पे भेजा जाता है, सीडीपीओ, ठीक है। वन ऑफ माय फ्रेंड इन द जेकेएस हु हैज क्वालिफाइड इन 2015 में, तो वो इस पोस्ट पे रह चुके हैं, तो मुझे आइडिया है कि वो किस तरीके से, मैंने उनको पूछा कि क्या क्या सुपरवाइजर का रहता, रोल क्या रहता, तो उन्होंने क्लियरली बताया कि क्या क्या रोल रहता है, तो वो बताने वाला हूं मैं आपको कुछ देर में। बट आपके ऊपर जो ऑफिसर रहेगा वो रहेगा सीडीपीओ। तो ये किस लेवल पे होगा? ब्लॉक लेवल पे, ठीक है। ब्लॉक लेवल पे सीडीपी होगा। तो मैंने हायरार्की क्या बताई? मिशन डायरेक्टर आईसीडीएस के होंगे, इसके नीचे क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर होगा, उसके नीचे ब्लॉक लेवल पे आपका क्या होगा? सीडीपी ऑफिसर होगा। इस सीडीपीओ के नीचे आती है सुपरवाइजर्स पोस्ट, सुपरवाइजर्स पोस्ट। तो मैंने बताया जेकेएस जो क्वालिफाई करते हैं वो जाके इस पोस्ट पे भी आते हैं, सीडीपीओ ऑफिसर्स वही होते हैं, ठीक है। और सुपरवाइजर्स, अब मैं क्लियरली बोलूं, अगर सीडीपीओ, सीडीपीओ किस लेवल पे है? ब्लॉक लेवल पे, ठीक है, ब्लॉक लेवल पे। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, और मिशन कौन सा है? आईसीडीएस, आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। और सीडीपी और किस लेवल पे? ब्लॉक लेवल पे। अब ब्लॉक लेवल पे तो इस ब्लॉक में, एक ब्लॉक में जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी डिस्ट्रिक्ट आपकी हो सकती है, उस ब्लॉक में बहुत सारी पंचायत आती हैं, ठीक है, बहुत सारी पंचायत आती हैं। ये पंचायत 1, ये पंचायत 2 भी आ सकती है, पंचायत 3 भी हो सकती है, कितनी भी पंचायत आपकी हो सकती है, ठीक है। ये मैं डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट। इसके ऊपर सीडीपी के ऊपर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा, डीपीओ, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होगा। इनके नीचे सीडीपीओ। इसमें नीचे क्या है कि एक पंचायत में या दूसरी पंचायत में, तीसरी पंचायत में, एक पंचायत में आप सुपरवाइजर होंगी, सुपरवाइजर, ठीक है। एक सुपरवाइजर के नीचे 16 के आसपास, 16 के आसपास आंगनवाड़ी सेंटर होते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर होते हैं। अब ये आंगनवाड़ी सेंटर में क्या होता है? आंगनवाड़ी सेंटर्स 0 से लेके 6 ईयर तक बच्चे जो है, चिल्ड्रन जो है, उनको एजुकेशन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है। क्या बोलते हैं? एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन प्लस न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और क्या क्या फंक्शन है वो हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपने याद रखना है कि जो बच्चे 0 से लेके 6 ईयर तक, ये इंपॉर्टेंट है, 0 से लेके 6 ईयर तक बच्चे और अर्ली एजुकेशन उनकी यहाँ पे, साथ में न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है। मेन मकसद इसका ये है आंगनबाड़ी सेंटर का। अब इस आंगनबाड़ी सेंटर में होता क्या है, फिर से मैं हायरार्की बता रहा हूँ आपको। सीडीपीओ, सीडीपीओ के नीचे आएंगी सुपरवाइजर्स, सुपरवाइजर्स जो है ये फीमेल पोस्ट है। सुपरवाइजर से नीचे आपके बहुत सारे क्या आएंगे? आंगनबाड़ी सेंटर्स आएंगे, आंगनबाड़ी सेंटर आएंगे, आंगनबाड़ी सेंटर आएंगे। अब सीधे आंगनबाड़ी सेंटर में जो है आंगनबाड़ी हेल्पर होती हैं, आंगनबाड़ी हेल्पर होती हैं, आंगनबाड़ी वर्कर होती हैं। वर्कर का काम है पढ़ाना, ठीक है, बच्चों को, और हेल्पर का काम है खाना बनाना, कुक का काम है, प्लस बच्चों को घर से लेके, घर से उठा के आपका ये अगर आपका बच्चे का घर है, यहाँ से सेंटर तक पहुंचाना, इस सेंटर तक पहुंचाना इनका काम है, और वापस पहुंचाना भी है, क्योंकि बच्चे जो है 0 से लेके 6 ईयर तक है। तो ये काम रहता है हेल्पर का। कुक का काम भी इसको यही रहता है, हेल्पर का, साथ में बच्चों को जो है वो अगर घर तक पहुंचाने का काम जो है वो ये करते हैं, और देखभाली करनी है एक्चुअल में। आंगनबाड़ी वर्कर का जो मेन रोल है वो है पढ़ाने का, और साथ में ओवरऑल देखना है सेंटर का। इसमें क्या, जैसे हम देखते हैं, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं तो गवर्नमेंट स्कूल आपके आसपास हाई स्कूल होता है, ठीक है, मिडिल स्कूल होता है, ठीक है, उनकी एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग होती है, ठीक है, बिल्डिंग होती है, ठीक है, स्पेसिफिक। बट अगर आंगनवाड़ी, अगर मैं ये एक ड्रॉप बैक बता रहा हूँ आपको, ड्रॉप बैक ये बता रहा हूँ कि इनका कोई भी बिल्डिंग सरकार की तरफ से नहीं दी जाती है। आंगनवाड़ी सेंटर के लिए इनको रेंट पे करना पड़ता है किसी की बिल्डिंग में। फॉर एग्जाम्पल कोई भी गाँव में एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को रेंट के बेसिस पे 1-2 रूम लेके वहां पे ये पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है इसका, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, हाई स्कूल या मिडिल स्कूल या फिर सेकेंडरी स्कूल, वो एक बिल्डिंग होती है स्पेसिफिकली। तो वैसे सरकार की तरफ से अभी तक इनको आंगनबाड़ी सेंटर्स को नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले टाइम में जो है हो सकता है कि ये बिल्डिंग इनको तैयार करके दें। बट अभी के लिए आपने याद रखना है कि क्या चीजें हैं। तो मैं क्या कह रहा था? सुपरवाइजर, सुपरवाइजर जो है वो 16 आंगनबाड़ी सेंटर को, आंगनबाड़ी सेंटर के ऊपर इनको सुपरवाइज करती है, ठीक है। अब आंगनबाड़ी सेंटर में क्या होता है? आंगनबाड़ी, ANGN, आंगनबाड़ी सेंटर में आंगनबाड़ी वर्कर होती हैं प्लस हेल्पर होती हैं। इनका मेन काम है 0 से लेके 6 साल तक हमारी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में जम्मू कश्मीर में कोई भी पंचायत होगी,
आपकी कोई भी पंचायत है, ठीक है, जहाँ आप बॉर्न हुए, जहाँ फिर आप रहते हैं, उस पंचायत में कहीं न कहीं आंगनवाड़ी सेंटर होते हैं और आंगनवाड़ी सेंटर में एनरोलमेंट की जाती है 0 से लेके 6 ईयर तक बच्चों को, और ये हमारे आस-पास ही हो रहा है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 0 से लेके 6 ईयर तक ये प्रोवाइड होगा। तो मेन आपको ये पता चल गया कि सुपरवाइजर कहाँ पे क्या रोल होने वाला है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर, फिर आपके ब्लॉक लेवल पे सीडीपीओ, सीडीपी के अंडर आएगी सुपरवाइजर्स, सुपरवाइजर जो है वो वर्क करेंगे आंगनबाड़ी सेंटर्स, ठीक है। और ये आंगनबाड़ी सेंटर जो होते हैं वो ये पंचायत लेवल पे होते हैं, ठीक है। हो सकता है पंचायत ए पंचायत बी हो, ठीक है, तो वो अलग अलग, पंचायत ए की सुपरवाइजर अलग होगी, पंचायत बी की अलग हो सकती है। और इसके अप्रोक्सीमेटली जो मैंने पूछा है तो वो 16 आंगनबाड़ी सेंटर्स अप्रोक्सीमेटली एक सुपरवाइजर के अंडर होते हैं, जिनको सुपरवाइज करना होता है कि आप स्कूल स्कूल नहीं, मतलब वो सेंटर जो है वो आप अच्छे तरीके से चला रहे हैं, क्या बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, क्या लैक्टेटिंग मदर और प्रेग्नेंट मदर को राशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो वो सारा चीजें रहती हैं और इट कम्स अंडर द आईसीडीएस, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट जो आईसीडीएस, अगर नॉर्मली बात करें 1975 में इंडिया में स्टार्ट हुआ था आईसीडीएस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कब स्टार्ट हुआ था जम्मू कश्मीर में कब स्टार्ट हुआ वो भी देखेंगे। ओवरऑल आपको ये क्लियर हो गया कि भाई जे एंड के यूटी लेवल पे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट आपकी होगी, उस डिस्ट्रिक्ट से आपका ब्लॉक लेवल आएगा, फिर आएगा तहसील लेवल, सॉरी तहसील लेवल, ब्लॉक और तहसील, तहसील लेवल, तहसील में भी आगे क्या आएगी, पंचायत। तो एक पंचायत में बहुत सारे आंगनबाड़ी सेंटर होते हैं। उस आंगनबाड़ी सेंटर को क्या है, सुपरवाइजर जो है सुपरवाइज करती है, और इस सुपरवाइजर के ऊपर ब्लॉक लेवल पे कौन होगा, सीडीपीओ, और इधर आएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीपीओ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पोस्ट है कि आपका काम क्या होने वाला है, सुपरवाइज करना कि आंगनबाड़ी सेंटर चल रहे हैं, क्या उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जा रही है बच्चों को, ठीक है। इसमें बच्चे नहीं होते हैं आपके, लैक्टेटिंग मदर भी होती है, बाकी भी होते हैं, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, ओवरऑल आपको व्यू हो गया। मिनिस्ट्री कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए। आज की डेट में अगर हम देखें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज हेडेड बाय द स्मृति ईरानी। जो आप फोटो देख रहे हैं साइड पे, ये स्मृति ईरानी जी हैं, ठीक है। और इनका लोगो अगर देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, टुवर्ड्स अ न्यू डॉन, ठीक है। टुवर्ड्स अ न्यू डॉन, ये आपने कॉपी पे लिख देना है कि इनका थीम क्या है, लोगो क्या है, जो इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है, तो स्मृति ईरानी है। जब भी एग्जाम होगा उसके आसपास मिनिस्ट्री भी देखनी है आपने, और ये प्रोजेक्ट क्या है वो भी उसके बारे में हम, ठीक है, देखेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज द ओवरऑल रिस्पांसिबिलिटी टू मॉनिटरिंग द आईसीडीएस स्कीम्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आईसीडीएस स्कीम्स क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं हम, जस्ट 1 मिनट में इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। उसके बाद हम जाते हैं डायरेक्टली ओवरव्यू लेने के लिए बाकी वाली चीजों के लिए, ठीक है। लेट अस कंसीडर मोर पॉइंट रिगार्डिंग दिस। सिलेबस अब बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ओवरऑल व्यू आपको होना चाहिए कि भाई क्या चीजें आप करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका आपका स्ट्रक्चर आपको पता चल गया कि एक स्टेट लेवल पे जैसे हमारे अभी इस टाइम में एडवाइजर टू द ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो होंगे, उसके नीचे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे, बाकी ये अलग अलग विंग है, बट हमें जो एग्जाम के लिए पर्सपेक्टिव से ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन थी, तो ये आपको एक पर्सपेक्टिव मैंने दे दिया। ओवरऑल देखेंगे हम व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ दिस स्कीम। आपका एग्जाम जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट लेने वाला है, तो एटलीस्ट हमें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में पहले पता हो, क्योंकि जिस एग्जाम में आप अपेयर होने जा रहे हो तो सोशल वेलफेयर के बारे में आपको नहीं पता होगा। अब मैं ये वो डेफिनेशन की बात नहीं करूंगा, मैं व्हाट इज सोसाइटी जहाँ सिलेबस क्या आपका वो बाद में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। जहाँ फिर आगे आने वाले टाइम में जो भी टीचर डिस्कस करेगा सोसाइटी के रिलेटेड जहाँ सिलेबस क्या है। ओवरऑल आपको जो आज ये लेक्चर है इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू आपको जा रहा है कि भाई ओवरऑल ओवरव्यू क्या है इस एग्जाम का, ठीक है। और क्या पोस्ट क्या है वो ओवरव्यू देने वाला हूँ। लास्ट में डिस्कस करेंगे सोसाइटी क्या, व्हाट इज सोसाइटी, या फिर बाकी वाले टाइम बचता है। सबसे पहले देखिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कब आया जे एंड के में, तो ये आया 1960 में, ओके। कब आया 1960 में। इसमें मेन क्या है, आप किस के लिए, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। जब हम बोल रहे हैं वेलफेयर, तो वेलफेयर किसकी करनी है, ठीक है। तो वेलफेयर किसकी करनी है तो अगर इसमें देखेंगे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे भी लिखा है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कौन कौन सी, ओल्ड एज पर्सन, तो एक ये हो गया ओल्ड एज पर्सन, वुमेन इन डिस्ट्रेस, फिजिकली चैलेंज पीपल, माल नरिश्ड चिल्ड्रन, लैक्टेटिंग एंड एक्सपेक्टिंग वुमेन। लैक्टेटिंग कौन से हो गए, दूध पिलाने वाली माँ, ठीक है। जैसे कोई वुमेन है, तो वुमेन एक तो प्रेग्नेंट लेडीज आ गई, प्रेग्नेंट लेडीज, एक आती है लैक्टेटिंग मदर्स, ठीक है।
दूध पिलाने वाली माँ और एक प्रेग्नेंट लेडीज दोनों, इनका भी रोल होता है आंगनवाड़ी सेंटर में। इनकी क्या होती है, अलग से रजिस्ट्रेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे इनको आगे पढ़ते हैं, पूरा बताते हैं आपको, लेकिन अभी आपने याद रखना कि क्या क्या रोल है। माल नरिश चिल्ड्रन, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं हेल्प करता है इनको। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उसके लिए क्या करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बनाया गया है। ठीक है, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है वो हमें देखना इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें अगर देखेंगे हम वेरी स्कीम, बहुत सारी स्कीम्स आती हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो भी देखेंगे हम। जैसे SC ST, जैसे भाई बहन हमारे हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, उनको क्या होता है, एक आप स्कॉलरशिप बोल सकते हैं, वो भी स्टेट की तरफ से दिया जाता है, वो यही डिपार्टमेंट है। जैसे आप में से अगर कोई SC ST है, तो आपको कभी ना कभी स्कूल में स्कॉलरशिप दिया गया होगा, तो वो भी किस डिपार्टमेंट दिया जाता है, यही सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है जो आपको स्कॉलरशिप देता था 10th लेवल पे या 12th लेवल पे, टू आर 10th या 12th लेवल पे स्टूडेंट्स को अभी भी दिया जाता है, पहले भी दिया जाता है, किसको, SC ST वालों को, या फिर OBC या अदर जो भी है। ठीक है, लेकिन स्कॉलरशिप दिया जाता है, ये कौन सा डिपार्टमेंट देता था, यही। तो किस मेन मकसद क्या है कि जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको कहीं कहीं अपलिफ्ट करने के लिए है। ठीक है, अगर इसमें देखेंगे हम, तो ये आप रोल पढ़ सकते हैं कि मेन क्या है, एंटी पॉवर्टी मेजर्स लेने के लिए, जो गरीबी है उसको रिमूव करने के लिए ये किया जाता है। इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट बेनिफिट टू द टारगेट ग्रुप्स थ्रू स्कॉलरशिप, हॉस्टल फैसिलिटी दी जाती है। SC ST वालों को, अगर आपको भी पता है, अभी कभी ना कभी हॉस्टल में रहे होंगे, तो कौन देता है वो भी इंपॉर्टेंट है, सरकार की तरफ से। एक तो स्कॉलरशिप भी दिया जाता है, हॉस्टल फैसिलिटी भी दी जाती है। ठीक है, अपलिफ्ट करने के लिए सोसाइटीज में बहुत सारे फिर उसके बाद एग्जामिनेशन फी जो है वो भी कहीं ना कहीं रहती है। बाकी जो है, जैसे गुज्जर बकरवाल एडवाइजरी बोर्ड अलग से बनाया जाता है, वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अलग से बनाई जाती है, SC ST OBC के लिए अलग से बनाया जाता है। ये सारी चीजें जो है ये है। अगर हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की फंक्शन की बात करें, ठीक है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की फंक्शन की बात करें, लेट मी चेक रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, जस्ट 1 मिनट। ओके, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इज इंप्लीमेंटिंग वेरियस स्कीम्स। आपके सिलेबस में भी लिखा है कि कौन कौन सी, अगर ये जो पुराना वाला सिलेबस देखें उसमें लिखा है कि कौन सी वेलफेयर स्कीम जो है वो वेलफेयर स्कीम जो है, ये आपके सिलेबस में पुराने वाले, अगर 2018 का सिलेबस देखें हम, तो उसमें लिखा है कि वेलफेयर स्कीम कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो उसमें ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी अंडर आती हैं। तो वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से कौन कौन सी स्कीम्स चलती हैं, कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड होती हैं और कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती हैं। ठीक है, तो ये बाइफरकेट की है 3 सेक्टर में। तो पहला सेक्टर है सोशल वेलफेयर सेक्टर। सोशल वेलफेयर सेक्टर में आपके पास इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी ये आती स्कीम, नेशनल असिस्टेंस प्रोग्राम आता है, इस तरह से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू द PH स्टूडेंट्स उनको दिया जाता है, रूरल वुमेन कैंप दिया जाता है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दिया जाता है। ये कौन सा सेक्टर है, 3 सेक्टर में से सोशल वेलफेयर सेक्टर, जो कि स्कॉलरशिप दिया जाता है PH कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स को दिया जाता है प्री एंड पोस्ट मैट्रिक, 10वीं के बाद और 10वीं से पहले। इसके अलावा SC ST OBC सेक्टर है, जिसमें पोस्ट मैट्रिक 10वीं के बाद स्कॉलरशिप दिया जाता है SC ST और OBC स्टूडेंट्स को, वो इंपॉर्टेंट है। या फिर ये जो भी दिया गया है आपको OBC वालों को दिया जाता है, या फिर ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द OBC हॉस्टल वगैरह जो बनाए दिए जाते हैं, ये वो इंपॉर्टेंट है। और थर्ड वाला आपका आ गया न्यूट्रिशन सेक्टर, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके परस्पेक्टिव से, ये वाला। ठीक है, आपके परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट जो है वो है ये वाला न्यूट्रिशन सेक्टर। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू इंप्रूव द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस, साइकोलॉजिकली, फिजिकल, सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एंड रिड्यूस द इंसिडेंट ऑफ मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी, डेथ से बचाना है बच्चे को, ठीक है, चाइल्ड को बचाना है। ठीक है, और माल न्यूट्रिशन से बचाना है, और इससे क्या होगा, ड्रॉप आउट से। इस स्कीम में क्या क्या आता है, एक तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है, मतलब कोई भी बच्चा है वो आंगनवाड़ी सेंटर में जाएगा, आंगनवाड़ी सेंटर में जाएगा, वहां पे क्या होगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है, इनको राशन आता है सरकार की तरफ से। ठीक है, राशन आ जाता है, बहुत बढ़िया राशन होता है। ठीक है, तो वो राशन दिया जाता है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन बच्चे को, क्योंकि नाम ही क्या है, वेलफेयर डिपार्टमेंट, तो वेलफेयर डिपार्टमेंट में वेलफेयर करनी है चाइल्ड की। ठीक है, गरीब लोग के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं जा जाते हैं, उनको माल न्यूट्रिशन से बचाना है। ठीक है, तो उसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है। इम्यूनाइजेशन मतलब हो गया कोई डेंगू का टीका, या फिर जिस अलग अलग जो है टीकाकरण होता है, वो भी इनके द्वारा किया जाता है, आंगनबाड़ी सेंटर्स की द्वारा। कहाँ पे जाके, हॉस्पिटल में कराया जाता है, लेकिन इनका रोल होता है कहीं ना कहीं उधर भी। और
रेगुलरली हेल्थ चेकअप भी करवाया जाता है इनके द्वारा। तो ये मेन काम है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का कि भाई इन्होंने क्या क्या न्यूट्रिशन सेक्टर का कि क्या क्या है। तो मेन आपका रोल रहने वाला यहीं पे सुपरवाइजर का मेन। ओके, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन भी देनी है और हेल्थ एजुकेशन भी देनी है, ठीक है। उनको खिलाया जाता है, इनके अलग से मतलब हो गया स्पोर्ट्स का जो है अलग से दिया जाता है इनको बच्चों को, ताकि वो हेल्थ और मेंटली फिट रहें। नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल, फॉर्मल एजुकेशन नहीं, ठीक है। अब आंगनवाड़ी सेंटर में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो आंगनवाड़ी सेंटर से अगर वो निकलेगा 6 साल के बाद, तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि भाई इसने एलकेजी पढ़ ली, यूकेजी पढ़ लिया या फर्स्ट में पहुंच गया। इट इज ओनली फॉर दी नॉन फॉर्मल प्री एजुकेशन। बच्चे को सिखाना है कि भाई न्यूट्रिशन अच्छे से खानी है, खिलाना है उसको, और बाकी पढ़ाते भी है, एबीसी वगैरह सिखाते हैं उनको, बाकी चीजें भी छोटी नॉर्मल मतलब हो गया, नॉन फॉर्मल प्री एजुकेशन दी जाती है बच्चों को। ओके, फॉर द डेवलपमेंट हेल्थ और मेंटली फिजिकली पूरे तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्या चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो आपके पोषण अभियान क्या है। पोषण अभियान इसलिए इंपॉर्टेंट है, वेलफेयर स्कीम देखेंगे तो ये सिलेबस में भी आपके सिलेबस में लिखा है वेलफेयर स्कीम्स। तो हम चाइल्ड की अगर बात करें, चाइल्ड की, जस्ट 1 मिनट, आंगनवाड़ी सेंटर में कौन कौन एनरोल करता है, तो इंपॉर्टेंट है एक अडल्ट, अडल्ट फीमेल, ठीक है, अडल्ट फीमेल्स। दूसरा है प्रेग्नेंट लेडीज, प्रेग्नेंट लेडीज, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग मदर्स, लैक्टेटिंग मदर्स मतलब लैक्टेटिंग मदर्स, ठीक है। और साथ में आपका आ गया बच्चे, चाइल्ड। तो चाइल्ड किस ईयर में, 0 से लेके 6 ईयर तक ये बच्चे एनरोल होते हैं। अब इनका क्या है, ये जो है इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। सेंटर क्या करता है, आंगनबाड़ी सेंटर प्रोवाइड क्या करता है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना इनको। अब ये क्यों प्रोवाइड करना, क्योंकि सोसाइटी का एक ऐसा तबका है, प्रेग्नेंट लेडी हो सकता है वो एक गरीब हो, ठीक है। तो गरीब हो तो हो सकता है उसको न्यूट्रिशन वो प्रोवाइड ना दी सके, आगे आ जाके बच्चे को प्रॉब्लम आ जाए, चाइल्ड जो है वो माल नरिश ना हो जाए। माल नरिश हो गया मतलब हो गया, हो सकता है उसकी नरिश्ड मतलब हो गया, कभी कभी होता है, आपने भी देखा होगा कि भाई बच्चे का वेट कम है या उसकी हाइट कम है, स्टंट है वगैरह वगैरह। तो ये चीज ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, अगर बच्चा वेट कम होगा, स्टंट कम होगा, तो कहीं ना कहीं सरकार को, गवर्नमेंट को बाद में जाके हॉस्पिटल में या फिर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उससे बेटर है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो क्या होता है कि प्रेग्नेंट लेडीज को यहाँ से न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड किया जाता है, मेडिसिन भी दी जाती हैं, ठीक है। मेडिसिन वो लाल गोली होती है ऐसे करके, जिसमें आपका एनीमिया वगैरह ना हो जाए, ठीक है। तो एनीमिया के लिए वो रेड कलर की टेबलेट्स होती है वो दी जाती हैं, और इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है बेसिकली, ठीक है। और लैक्टेटिंग मदर को भी ऐसा ही है। और साथ में क्या होता है कि जब भी प्रेग्नेंट लेडीज बच्चा देते हैं, बच्चा मतलब हो गया चाइल्ड, जिसको चाइल्ड, ठीक है, या फिर इसको प्रोजनी भी बोलते हैं, प्रोजनी, इन्फेंट, इन्फेंट भी बोल सकते हैं हम, इन्फेंट बच्चा। तो इसमें क्या है, जो बच्चा जो है वो इनको क्या है, इसके साथ साथ में आंगनबाड़ी वर्कर के साथ में आशा वर्कर होती हैं, आशा वर्कर्स, ठीक है। आशा वर्कर का मेन रोल होता है, आंगनबाड़ी सेंटर में जो भी प्रेग्नेंट लेडीज एनरोल हैं, अगर वो बच्चा देते हैं तो नियरेस्ट हॉस्पिटल जो होता है उसमें आशा वर्कर का रोल होता है कि इनको लेके हॉस्पिटल में एडमिट करें, और सरकार की तरफ से प्रेग्नेंट लेडीज को पैसा दिया जाता है, ठीक है, मतलब क्या मनी दिया जाता है, ठीक है। वो पता नहीं अब 1000 रुपए या 1500 दिया जाता है, ठीक है, वो अलग स्कीम आगे पढ़ेंगे हम जो स्कीम है इसके लिए। बट मेन ये है कि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए आंगनबाड़ी सेंटर्स में मेडिसिन वो अपना सॉरी न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड की जाती है, और साथ में इनका लिंक होता है कहीं ना कहीं, ये इनकी नाम वगैरह होता है लिस्ट इनके पास, तो आशा वर्कर डायरेक्टली इनके साथ कंटेक्ट करती हैं, और अगर प्रेग्नेंट लेडी होने वाली है तो उनको डायरेक्टली हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम आशा वर्कर का भी है, कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी सेंटर के साथ भी रोलमेंट है। और ये सरकार की तरफ से 1000 या 1500 रुपए पैसा दिया जाता है इनको, प्रेग्नेंट लेडीज को, ठीक है। और मेन क्या बोला, अडल्ट गर्ल्स, अडल्ट गर्ल, इसके लिए अडल्ट गर्ल्स को क्यों दिया जाता है, मेन इंपॉर्टेंट ये है कि अडल्ट गर्ल को भी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। न्यूट्रिशन की जरूरत इसलिए पड़ सकती है, हो सकता है कोई बच्ची जो है वो गरीब घर की है, एट द एज ऑफ, जिसको आप टीन एज बोलते हैं, टीन एज में क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन जो है कि ना कहीं वुमेन्स में, अडल्ट में वो होती है, तो उसकी वजह से ब्लड वगैरह जो है वो काफी बॉडी से निकलता है। उसमें क्या है कि उस टाइम में सरकार की तरफ से क्या रहता है कि कम से कम बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो, तो कहीं ना कहीं कोई और बीमारी ना लगे, ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन मेन मेन काम है कि बच्चे को
फिजिकली मेंटली आपको क्या है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने से बच्चा जो है या फिर बच्ची जो है वो एक स्ट्रेंथ रहेगी, वीक नहीं होगी मेंटली। ओके, और एक स्ट्रांग न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अडल्ट गर्ल्स हो या फिर वुमेन हो, प्रेग्नेंट लेडीज हो, क्योंकि ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, तो क्योंकि ये लेक्चर सब फीमेल ही सुनेगी। ओके, तो ये सेंसिटिव टॉपिक है, मैं वैसे डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, बट इतना पता आपको होना चाहिए कि आप जो काम करने वाले हो आगे, तो उसमें क्या आपका मेन रोल रहने वाला है सुपरवाइजर का आंगनवाड़ी सेंटर में। तो आंगनवाड़ी सेंटर में क्या क्या चीजें हैं मैंने क्लियरली बता दिया कि ये अडल्ट गर्ल्स, प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग मदर्स, ठीक है, और चिल्ड्रन। इनके साथ आपका चिल्ड्रन कौन से होंगे, बच्चे 0 से लेके 6 ईयर तक। मेन काम क्या है आपका आंगनवाड़ी सेंटर का, क्या काम है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और नॉन फॉर्मल एजुकेशन देनी बच्चों को। ठीक है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन आपका काम है सुपरवाइजर का, सुपरवाइज करना आंगनवाड़ी सेंटर को कि क्या वो अडल्ट को या अडल्ट गर्ल्स को, प्रेग्नेंट लेडीज को, लैक्टेटिंग मदर्स को या चिल्ड्रन को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रहा है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है। इनका सिर्फ है न्यूट्रिशन का, इनको न्यूट्रिशन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, वो सब चीजें। और आज की डेट में पोषण ट्रेकर भी लॉन्च कर दिया उन्होंने, पोषण ट्रैकर। ठीक है, ऑनलाइन पोषण ट्रैकर ऐप है, वहां पे ये ट्रैक करने के लिए पोषण ट्रैकर मतलब हो गया उसमें कि कौन कौन आ रहा है। ठीक है, आंगनबाड़ी सेंटर में क्या प्रेग्नेंट लेडीज आ रही हैं, लैक्टेटिंग मदर आ रही हैं, राशन खा भी रही हैं, या बच्चे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, एक प्रकार का ट्रेक करने के लिए कि उनके पास पोषण न्यूट्रिशन पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहा वो आया पोषण अभियान। अब पोषण अभियान क्या है, पोषण अभियान सरकार की तरफ से ये लॉन्च किया गया है। पोषण अभियान मतलब मेन अगर डायरेक्टली सिंपल वे में बोलूं तो न्यूट्रिशन देना, एक किसको न्यूट्रिशन देना, भी सेम चीज आ गई। ठीक है, वही। और दूसरी बात एक और मैं भूल गया कि अडल्ट गर्ल्स जो हैं, जैसे सरकार की तरफ से एक स्कीम है कि कोई भी लड़की जब इसकी शादी होती है, मैरिज होती है, तो एक वो आंगनबाड़ी सेंटर में क्या करते हैं, एनरोल करते हैं, तो इनको सरकार की तरफ से 40-50 हजार रुपया जो पैसा दिया जाता है, सरकार की तरफ से हेल्प दी जाती है, तो वो भी फॉर्म यहाँ पे आप भरते हैं आंगनबाड़ी सेंटर में। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है कि प्रेग्नेंट लेडीज जो फॉर्म भरती हैं कि, और साथ में अडल्ट गर्ल्स जब उनकी मैरिज होगी, तो उस टाइम में जो है सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता, तो वो फॉर्म वगैरह भी आंगनबाड़ी सेंटर्स का काम है, आंगनबाड़ी सेंटर फिल करके सरकार तक आगे आगे डिपार्टमेंट में भेजते हैं, फिर लड़की को जो है पैसा मिलता है। ठीक है, तो वो भी एक भूल गया था मैं बोलना। पोषण अभियान में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। अब पोषण अभियान कब आया, क्या चीज है, वो इंपॉर्टेंट है, सरकार की तरफ से कौन सी स्कीम है, तो वो इंपॉर्टेंट है हमें डिस्कस करना। उससे पहले वेलफेयर स्कीम्स अगर देखें, जैसे ये फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाता है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 90-95 ये इंपॉर्टेंट है, एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी 1989। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट कब आया, 1955 में, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना। इसके अलावा ये याद करना इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, मेनली अगर देखेंगे आप पता चल जाएगा, आप जितने बारी यूट्यूब पे देखेंगे, तो इसके बाद कोई और भी पढ़ा सकता है, ओवरऑल व्यू दे सकता है, बट सिलेबस पढ़ाने से पहले मैं कुछ और चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। आई एम नॉट डिस्कसिंग योर सिलेबस कि भाई आपका ये सिलेबस है, व्हाट इज सोसाइटी, व्हाट इज मैरिज, किनशिप, वो नहीं है। ओवरऑल व्यू आपको देना इंपॉर्टेंट है कि भाई आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं, आपके दिमाग में घुसना चाहिए कि भाई सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में आज ही आपको ये पता चल गया कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में आपका काम क्या है, आप काम क्या करने वाले हो वहां जाके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्या काम है, बैठे बैठे काम करना है या क्या करना है, वो सब चीजें हैं। ओके, इज अ गुड पोस्ट मेरे हिसाब से। ठीक है, आई हैव पर्सनली सीन दीज थिंग्स, तो मेरे को क्लियरली पता है इसका कि क्या चीजें हैं। ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट आ सकता है कि ये एक्ट कब आया। ठीक है, अब ये रिलेटेड किसके लिए है, वेलफेयर स्कीम से। तो वेलफेयर किसकी करनी है भाई, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कौन सी है, जो पिछड़े वर्ग के लोग रह जाते हैं, जैसे एससी है, एसटी है, बच्चे हैं, वुमेन है, तो वो इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड है, वुमेन है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई उनके लिए क्या क्या है, सरकार ने कौन कौन से एक्ट लाए हैं। तो इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट 1955। दूसरा वाला ये है। इसके अलावा वेलफेयर स्कीम्स में होगा क्या, रूल्स गवर्निंग सैंक्शन ऑफ ग्रांट इन एड टू द एनजीओज को भी दिया जाता है। फिर बाकी ये चीजें हैं, जैसे लाडली बेटी स्कीम्स जो है उसके लिए, फिर ये स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम फॉर द पोर गर्ल्स। तो ये मैंने जैसे पहले बताया कि वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ की से जो भी गरीब लड़की होती है, ठीक है, उसकी शादी होती है, तो सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है, तो वो मैरिज असिस्टेंस दी जाती है। ठीक है, 40-50 हजार रुपया दिया जाता है, आई थिंक सो। ठीक है, 40-50 हजार रुपया दिया जाता है सरकार की तरफ से हेल्प के लिए, अगर कोई गरीब लड़की है। ठीक है,
इसके अलावा ये चीज़ें लिखी गई हैं, आप देख सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वगैरह-वगैरह, ये सारी चीज़ें, ये वेलफेयर स्कीम की तरफ से। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट क्या है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट कब आया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आपको, ये किसके रिलेटेड है, ठीक है? और बाकी भी स्कीम्स आती हैं वुमेन के लिए, और बेटी बचाओ बेटी आंदोलन, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करें अगर इंट्रोडक्शन टू द आईसीडीएस, तो आप अगर जो काम करेंगे वो किसके अंडर करेंगे, आज की डेट में आपको ये पता होना चाहिए, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आपका एग्जाम, ठीक है, उनकी पोस्ट है ये, आप काम करेंगे आईसीडीएस में, ठीक है। जब भी आप जब सुपरवाइजर लग जाएंगी, तो आपके कॉमनली आप कहाँ जा रहे हो भाई, जा रहे हैं आईसीडीएस में, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, उसमें क्या है भाई, जा रहे हैं हम सेंटर में, ठीक है। तो इसमें कौन हेड होगा इनका, सीडीपीओ। तो ये आपका उस टाइम में, अगर मेरी बात, अगर कल को आप लग भी जाते हैं, तो मेरी बात याद रखना, आपने यही बोलोगे आज सीडीपीओ आया, आज सुपरवाइजर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स काम अच्छी तरीके से नहीं कर रही हैं, वो ये हदायत करेंगे कि आंगनबाड़ी वर्कर का देखिए, आंगनबाड़ी वर्कर जो है काम कर रही है आंगनबाड़ी सेंटर में या नहीं, आपका काम, सुपरवाइजर का क्या काम है, ठीक है। आपको कौन बोलेगा, सीडीपी बोलेगा। क्या अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जा रही है या नहीं की जा रही है, क्या बच्चों को खिलाया जा रहा है, नहीं है, राशन कितना और देना है, नहीं देना है, पूरा डाटा एक लिखना पड़ता है आपको, एक स्टूडेंट का अलग-अलग डिटेल जो बच्चे की, भाई इतना न्यूट्रिशन दिया, इतने ग्राम सारा कुछ है। तो ये सारा किसके अंडर काम चलता है, आईसीडीएस प्रोजेक्ट, ठीक है। कौन सा प्रोजेक्ट है ये, आईसीडीएस प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, नाम ही क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चाइल्ड डेवलपमेंट, तो आज के बाद आपको क्लियरली पता हो जाएगी भाई, सुपरवाइजर किसमें, सुपरवाइजर मतलब हो गया भाई, सुपरवाइजर फीमेल सुपरवाइजर कहाँ लगने वाले हो आप, समझ गए। आज आपको ये क्लियर हो चुका होगा, आई होप सो। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, अगर आगे अगर आपको फिर भी पता नहीं चला तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू द आईसीडीएस मतलब हो गया कि आईसीडीएस इज द कंट्रीज मोस्ट कम्प्रिहेंसिव मल्टी डिमेंशनल program for million of young Indian children living in a condition of poverty, different forms of deprivations, integrated child development services, promise hope, ठीक है। ये आईसीडीएस की फुल फॉर्म है, आईसीडीएस की इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम भी बोलते हैं और सर्विसेज भी बोलते हैं, दोनों में से कुछ भी आया तो ये टेंशन नहीं लेनी कि मैंने गलत बोल दिया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम बोला मैंने पहले, अब सर्विसेज है, दोनों जगह चलता है, ठीक है, ये दोनों वर्ड है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, आईसीडीएस स्कीम वाज started experimental basis पे स्टार्ट हुई थी 33 ब्लॉक्स ऑफ द कंट्री इन 1995-96 में, और 1990 1975 सॉरी 1975-76 में 33 ब्लॉक में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये स्कीम लॉन्च की गई थी। बट आज की डेट में देखें तो हर एक इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक स्टेट में, हर एक यूटी में ये स्कीम्स अवेलेबल है, इसके अंडर काम हो रहा है। इट इज द फॉरमोस्ट सिंबल ऑफ इंडिया कमिटमेंट टू हर चिल्ड्रन, India's response to challenge of providing free preschool education, on one hand breaking the vicious cycle of malnutrition से बच्चे ना मरे, ठीक है, बच्चे मर भी जाते हैं ना malnutrition की कमी से, morbidity को कम करना है, reduce learning capacity and mortality, डेथ कम करनी है बच्चे की भी, माँ की भी, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडीज की, तो वो इंपॉर्टेंट है। इट इज टुडे इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट यूनिक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर द अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का बोल रहे हैं, दुनिया का, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आईसीडीएस की वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन है, सरकार की वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन है कि भाई इट इज द वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूनिक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, किसके लिए, बच्चे के लिए, अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए दुनिया का सबसे यूनिक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, कौन सा, आईसीडीएस, जिसमें आप काम करने वाले हो आने वाले समय में, ठीक है। कन्वर्जिंग इसमें कन्वर्ज किया गया है, क्या क्या चीजें कन्वर्ज की गई, देखो एक चाइल्ड है तो चाइल्ड को हो सकता है कोई बीमारी भी लगे, तो हेल्थ चेकअप भी कराना है आपको, हो सकता है न्यूट्रिशन भी कराना हो सकता है आपको वो डोज भी पिलानी पड़े, 2 बूंदे जिंदगी की इंपॉर्टेंट है तो वो डोज भी देनी पड़ेगी, तो ठीक है, तो ये सारा क्या काम है, तो वही भी इंपॉर्टेंट है। इंटरवेंशन फॉर द हेल्थ न्यूट्रिशन वेल बीइंग होना चाहिए, फिजिकली साइकोलॉजिकल सोशल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट हर तरीके से लिंक टू अदर सेक्ट, ओरल इंटरवेंशन फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी देना है, इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन एंड वुमेन डेवलपमेंट वुमेन डेवलपमेंट भी करनी है, तो इंपॉर्टेंट है। स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 1975 एंड अमंग अदर
states 2 ICDs as project in NES block कंगन कश्मीर बिलावर जम्मू। तो जम्मू कश्मीर में सबसे पहले जो लॉन्च किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल रिव्यू ये रहा भाई साहब की ये स्कीम जम्मू कश्मीर में आईसीडीएस कब लॉन्च हुई, ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, ये ओवरऑल इंडिया में, अगर इंडिया की बात करें तो ये हमारे पास अगर रफ मैप अगर मैं ड्रा करूं, ठीक है, तो ये अगर हम रफ मैप भी ड्रा करें तो ये ओवरऑल इंडिया का अगर मैप 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 देखेंगे तो जस्ट 1 मिनट मैप बना रहा हूँ, हो सकता है कि थोड़ा सा आगे पीछे गड़बड़ हो जाए, लेकिन चलिए सपोज ये पूरा इंडिया है, तो इंडिया में क्या है कि जिसमें हमारा जे एंड के भी है, जे एंड के भी है, तो ओवरऑल इंडिया में आज की डेट में फुल फ्लैश्ड वर्क चल रहे हैं आईसीडीएस। आईसीडीएस आज की डेट में जो ये स्कीम है पूरे इंडिया में चल रही है। कब से स्टार्ट हुई थी? 1975-76 में। तब किसकी सरकार थी भाई साहब? इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जो कि हमारी प्रधानमंत्री रही है उस टाइम में। ठीक है, 1975-76 में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसको 33 ब्लॉक्स में स्टार्ट किया गया है। आज की डेट में ये पूरे इंडिया में है। दूसरी बात ये है कि इट इज द वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूनिक सिस्टम है, जिसमें बच्चों का हेल्थ केयर भी देखा जा रहा है, न्यूट्रिशन भी देखी जा रही है, लैक्टेटिंग मदर्स भी, वुमेन्स भी, अडल्ट अडल्ट जो लड़कियां हैं उनकी भी देखभाल की जाती है, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि दो दो जो सेंटर खुले थे स्टार्टिंग में जे एंड के में, उसका नाम लिखा गया है, ये वेबसाइट पे लिखा गया है, जम्मू कश्मीर की वेबसाइट पे जब आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाएंगे वहां पे लिखा गया है कि कंगन कश्मीर में और बिलावर जो है जम्मू में, ये स्टार्ट हुए थे दो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहला कौन सा है जम्मू कश्मीर में? ये कंगन कश्मीर और बिलावर दो। एमसीक्यू बन सकता है इसका, यस बन सकता है। पहला तो आईसीडीएस की फुल फॉर्म तो मैंने बता दी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या फिर स्कीम्स। ठीक है, तो सर्विसेज भी आ सकता है, स्कीम भी, दोनों चीज याद करनी है। इंडिया में कब लॉन्च हुआ? 75-76 में। दूसरी चीज ये याद करनी है, तीसरी याद करनी है कि ओवरऑल चाइल्ड के लिए भी है और वुमेन के लिए भी है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन वेलबींग इंटरवेंशन हेल्थ के लिए भी तो मैंने बताया गया। इम्यूनाइजेशन मतलब हो गया जैसे वो डोज देने होते हैं, ठीक है, तो सरकार की तरफ से, तो वो भी कहीं ना कहीं इनका काम रहता है। और दो चीजें हैं, कंगन कश्मीर और बिलावर जम्मू, यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम। ओके, फर्दर आगे बढ़ते हैं। अगर मेन ऑब्जेक्टिव क्या, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईसीडीएस, और हम देखें कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों लॉन्च किया गया इंडिया में, तो ये भी पता होना चाहिए आपको कि लॉन्च क्यों किया गया। ठीक है, चलिए, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, ओवरऑल आ सकता है, सिलेबस कोई भी रहे। जस्ट 1 मिनट, कितने मिनट की वीडियो बन गई है? ओके, चलिए, ओवरऑल कुछ भी सिलेबस रहेगा आपका, मैं ये बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है भाई, ये बेसिक है, ये क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि आप जिस सुपरवाइजर फीमेल की बात कर रहे हैं तो वो आना ही है उसमें। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईसीडीएस प्रोजेक्ट, या फिर हम स्कीम की बात करें, तो ये प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ था तो मेन 1975 में स्टार्ट हुआ था, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये ऑब्जेक्टिव सारे आपने लिख देने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है वो हम देखने वाले हैं अभी। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ओके, टू इंप्रूव द न्यूट्रिशनल हेल्थ स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन, कौन से एज ग्रुप में? 0 से लेके 6 ईयर। तो ये क्वेश्चन अलग से बन सकता है कि भाई आईसीडीएस प्रोजेक्ट में बच्चे जो होते हैं वो किस साल से किस साल तक हो सकते हैं, तो वो है 0 से 6 ईयर। अगर आपको पता है कि अगर आपने थोड़ी सी पॉलिटी पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, जो कि 1976 में लाई गई थी। कितनी लाई थी? 10 फंडामेंटल ड्यूटी, बाद में 2002 में, आई थिंक 2002 या 2003 में, एग्जैक्टली मुझे याद भूल गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी जिसमें राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन अगर बात करें हम, एजुकेशन, ये पहले क्या था, मतलब इसको आगे आज अगर क्वेश्चन आपको आए कि राइट टू एजुकेशन कहाँ कहाँ पे है, तो ये डीपीएसपी में भी है, डीपीएसपी में भी है, तो कहाँ पे है? आर्टिकल 45 में। ठीक है, अलग से लिखना है। फंडामेंटल ड्यूटीज, तो फंडामेंटल ड्यूटीज में 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसमें लिखा गया है 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी। ये गार्डियन का भी काम है, और घर के मेंबर किसी का कोई भी होगा, उसमें चाइल्ड को एजुकेशन कंपलसरी है कि वो प्रोवाइड करे। ठीक है, ये कहाँ लिखा गया? फंडामेंटल ड्यूटीज में। कौन सी ड्यूटी है? 11th फंडामेंटल ड्यूटी है। तो ये कब आई फंडामेंटल ड्यूटी? 1976 में। तो टोटल कितनी है? उन टोटल अगर बोले हम, तो ये कौन सी अमेंडमेंट है? 42nd अमेंडमेंट में। ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटी को लाया गया है, जिसमें स्टार्टिंग में 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी। स्वर्ण सिंह कमेटी, आई आई एम नॉट रॉन्ग, यस, 2002-3 में 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। फंडामेंटल ड्यूटी में जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज है वो है कि हमारा ये
कर्तव्य बनता है, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम 6 से लेके 14 साल के बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करें। अब ये क्वेश्चन है कि राइट टू एजुकेशन कहाँ-कहाँ पे है? तो आपने बोलना फंडामेंटल ड्यूटी में भी है, डीपीएसबी में भी है और फंडामेंटल राइट में भी है। फंडामेंटल राइट में कहाँ पे है? वो आर्टिकल 21 ए में। आर्टिकल 21 ए इज रिलेटेड टू द राइट टू एजुकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, अलग से कंसेप्ट कि आपको ये पता हो कि राइट टू एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेशन जो है, ठीक है, मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करना 6 साल से लेके 14 साल, ये कहाँ-कहाँ पे उपलब्ध है? ये है फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो राइट टू एजुकेशन अगर बोले हम एग्जैक्टली तो आर्टिकल 21 ए इसके बारे में डिस्कस करता है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 45 भी इसके बारे में डिस्कस करता है। तो ये अलग से टॉपिक है, वो आपको बताना चाहिए। तो वहां पे कौन सी एज है? 6 से लेके 14 साल तक, ठीक है। क्या करनी है? एजुकेशन प्रोवाइड करनी है बच्चे को। बट आप ये देखिए 0 से लेके 6 साल तक बच्चे वो कहाँ जा रहे हैं? तो 0 से 6 वाले बच्चे जो हैं वो आंगनवाड़ी सेंटर्स में जा रहे हैं, ठीक है। और ये किस स्कीम्स के अंडर है? आईसीडीएस प्रोजेक्ट के अंडर, ठीक है। तो ये 0 से लेके 6 ईयर ये सारी एजुकेशन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें यहाँ पे। अगर फर्दर अगर बोले 6 से लेके 14 ईयर्स, जब आप प्राइमरी स्कूल में हैं या फिर आप बोलिए हाई स्कूल में हैं, तो आपको वहां पे भी राशन दिया जाता है, ठीक है। तो वो अलग से है, जिसको बोलते हैं मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम, ठीक है। वो अलग से है, ठीक है। वो अलग बात है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इस पे, ठीक है। क्योंकि आप गवर्नमेंट टीचर तो बनने जा नहीं रहे हो ना, आपका काम सिर्फ ये है। तो इसके बारे में आपको समझ आनी चाहिए। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चे को क्या है? न्यूट्रिशन भी और हेल्थ स्टेटस बच्चे का इंपॉर्टेंट है। कौन से ईयर तक? 0 से लेके 6 ईयर तक, ठीक है। टू ले द फाउंडेशन फॉर प्रॉपर फिजियोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल है ये, ठीक है। साइकोलॉजिकल, फिजिकल, सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये इंपॉर्टेंट है प्रॉपर। टू रिड्यूस द इंसिडेंट्स ऑफ मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, माल न्यूट्रिशन, स्कूल ड्रॉप आउट। ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को दो लालच दे दो कि कल आपके लिए खीर बनेगी बेटा, कल आपके लिए आलू बनेंगे, परसों न्यूट्री बनेगी, अलग अलग डाइट दी जाती है। आज आपको दूध दिया जाएगा, आज आपको बिस्किट दिया जाएगा, आज आपको कुछ और दिया जाए, अलग अलग डाइट दी जाती है। तो बच्चा क्या होगा? डाइट के चक्कर में, प्रॉपर इनको डाइट दी जाती है, तो उसके चक्कर में क्या होगा? बच्चा आएगा भी लालची लालची, मतलब है कि नहीं मेरे को आज खीर मिलेगी। गरीब बच्चे को कहाँ खीर देगी, मिलेगी उनको बेचारे का। एक अगर नॉर्मल अगर देखेंगे आप, सोसाइटी में गरीब तबका भी तो है ना। तो गरीब तबके में अब कौन सी डेली खीर बनने वाली है? कौन सी न्यूट्री डेली देने वाली है? कौन सा दूध या फिर बिस्किट वगैरह डेली इतना प्रॉपर वे में दिया दिया जाएगा बच्चे को? तो हो सकता है कि इसका बच्चा शिकार ना हो जाए मोर्टेलिटी का, माल न्यूट्रिशन का, स्कूल ड्रॉप आउट का। तो इंपॉर्टेंट है कि सरकार की तरफ से हेल्प की जाती है कि इन चीजों को रिड्यूस किया जाए, ठीक है। to achieve effective coordination of policy and implementation amongst the various department to promote the child development। तो सरकार की तरफ से कोई भी स्कीम आती है बच्चों के लिए, वुमेन के लिए या बच्चियों के लिए, तो वो इफेक्टिव तरीके से चलानी है। तो वो कहीं ना कहीं इनका काम है आईसीडीएस का। टू एनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ मदर टू लुक आफ्टर द नॉर्मल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द चाइल्ड थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन सर्विसेज। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी बोल भी चुका हूँ, लेकिन एक अंग्रेजी में लिखा हुआ, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपने नोट डाउन कर देना, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं मेन मेन जो ऑब्जेक्टिव है। द अबव ऑब्जेक्टिव सार टू अचीव अ पैकेज ऑफ सर्विसेज कंप्राइजिंग। तो ये सारा जितना भी है इसमें कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, तो सिंपल से याद करनी है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, ठीक है, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप होते हैं, रेफरल सर्विसेज होती हैं, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन और न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन। ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं आईसीडीएस के अंडर, ठीक है, जिसमें आप कम करने वाले। द कंसेप्ट ऑफ प्रोवाइडिंग अ पैकेज ऑफ सर्विसेज is based on the primarily on the consideration that the overall impact will be much larger। overall impact जो है वो much larger if the different services develop in an integrated manner as the efficacy of particular services depends upon the to achieve the related services। ये था आपका आईसीडीएस के बारे में, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आ गया कि आईसीडीएस प्रोजेक्ट जो है जिसके अंडर आप काम करने वाले हैं वो क्या है, ठीक है। इसके बाद आई थिंक एक टॉपिक बचा है पोषण अभियान का, पोषण आई थिंक सो। तो ये आप खुद देख लेना। एक आईसीपीएस भी होता है, इसमें इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज होती हैं, और चाइल्ड को प्रोटेक्ट किस तरीके से किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आप पढ़ लेना, खुद ही पढ़ देना। जुवेनाइल जस्टिस होते हैं बच्चे, कई बार क्या हो जाता है कि बच्चे पैदा तो कर देते हैं, ठीक है, बट उनको फेंक भी दिया जाता है, या फिर कहीं ना कहीं लीगली तौर पे बच्चा किसका है या क्या चीजें वो सारी रहती हैं। तो उसके लिए जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट बनाया जाता है। तो वो चीजें, जैसे शेल्टर बनाए जाते हैं, चिल्ड्रन होम्स बनाए जाते हैं,
ठीक है, ऑब्जर्वेशन होम बनाए जाते हैं, स्पेशल होम्स बनाए जाते हैं बच्चों के लिए, तो वो उसके बारे में है कि भाई आप बच्चा अडॉप्ट भी कर सकते हो या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। वो अलग से टॉपिक है, ठीक है, बट आप एक बार देख लेना। मिशन डायरेक्टर जैसा कि आपको पता है कि मिशन डायरेक्टर के अंडर आईसीडीएस प्रोजेक्ट आते हैं, ठीक है? मिशन डायरेक्टर पोषण अब पीएम पोषण शक्ति निर्माण डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन जे एंड के, ठीक है? उसकी वेबसाइट पे ये लिखा है कि तो हमें पता होना चाहिए पीएम पोषण स्कीम है क्या? हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि पीएम पोषण स्कीम है क्या और ये कौन स्पॉन्सर करता है? तो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू आ सकता है कि पीएम क्योंकि ये सिलेबस में भी मेंशन सिलेबस छोड़िए, आपकी नोटिफिकेशन में मेंशन है। जो मैं अभी तक डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ डिस्कस किया अभी तक क्या किया मैंने, फीमेल सुपरवाइजर पोस्ट क्या है भाई, क्या काम है? दूसरा हमने मेन ऑब्जेक्टिव देखा, आईसीडीएस प्रोजेक्ट क्या है, उसके बारे में हमने देखा और हम देख रहे हैं पोषण, जो मेन आपका काम होने वाला है पोषण अभियान, उसके बारे में। हमने कोई भी सिलेबस की एक भी लाइन अभी तक टच नहीं की है कि व्हाट इज़ सोसाइटी, सोसाइटी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दिस फलाना-ढिमकाना, मैंने कुछ भी डिस्कस नहीं किया है। मैं सिर्फ आपको ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ। अब देखते हैं पोषण क्या है, क्योंकि ये आपके कहीं न कहीं नोटिफ़िकेशन में भी ज़िक्र है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे क्या है। पीएम पोषण स्कीम क्या होती है? ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम व्हिच सर्व्स हॉट कुक्ड मील टू स्कूल चिल्ड्रन स्टडीइंग इन द क्लास फर्स्ट से लेके 8th तक, ठीक है? लेकिन फर्स्ट से लेके 8th तक मिड डे मील जो दिया जाता है अंडर द पोषण पीएम स्कीम, कुक्ड मील दिया जाता है। तो ये पीएम पोषण स्कीम समझ गए आप? ये दिया जाता है, ठीक है? तो ये अंडर द सर्व शिक्षा अभियान एसएसए, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए पोषण स्कीम क्या है? टू प्रोवाइड द मील। यहाँ पे आप आंगनबाड़ी सेंटर में 0 से 6 ईयर दे रहे हैं, ठीक है? बट वो अलग से है। यहाँ पे जो है वो फर्स्ट से लेके 8th क्लास तक सर्व शिक्षा अभियान के अंडर प्रोवाइड किया जाता है पीएम पोषण अभियान। अब इसमें क्या है कि कुक्ड मील कहाँ कितना देना है वो भी अलग से है कि 450 कैलोरीज एंड 12 ग्राम of proteins to every child at primary levels and 700 calories and 20 ग्राम of protein at upper primary levels। और कितना राइस देना है डेली का जैसे 100 ग्राम ऑफ राइस फ्लोर पल्सिस इतने ग्राम देनी है, ये सब चीजें लिखी जाती हैं और ये अंडर द पीएम मोशन पोषण स्कीम है। जे एंड के में कब लॉन्च हुई, ये डायरेक्टली लिखा गया है 2004 में 18 में अंडर द एस्टेब्लिश किया सेपरेट डायरेक्टोरेट फॉर द पीएम पोषण स्कीम हैज बीन एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द ईयर 2018 बाय द देन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, ठीक है? स्टेट इसलिए क्योंकि हमारी जम्मू कश्मीर यूटी बनाई गई है 2019 के बाद, 5 अगस्त 2019 के बाद यूटी बनाई गई है। जम्मू को अलग किया गया, जम्मू कश्मीर को अलग किया गया, लद्दाख को अलग कर दिया गया है। दोनों यूटी अलग से तब स्टेट ही थी 2018 में, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग जो है इनकी वेबसाइट पे ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का मेन मैंने बता दिया कि न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन पहले पहले से ले क्लास 1 से लेके 8 तक गवर्नमेंट में, लोकल बॉडी में, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में वगैरह-वगैरह में, ठीक है? तो ये पोषण का मेन काम है। इससे होगा क्या एनकरेज होगा जो गरीब बच्चा है उसके लिए या फिर डिसएडवांटेज सेक्शन है, ठीक है? टू अटेंड स्कूल मोर रेगुलरली एंड हेल्प देम टू कंसंट्रेट ऑन द क्लासरूम एक्टिविटी ताकि उनको रेगुलरली अगर राशन दिया जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा बच्चा जो डिसएडवांटेज सेक्शन का वो भी स्कूल में आएगा और अपनी परफॉर्मेंस जो है वो कंसंट्रेट कर पाएगा पढ़ाई पे ना जहाँ की वो सोचेगा कि राशन खाना है या क्या है। प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी स्टेज इन ड्रॉट अफेक्टेड एरिया ड्यूरिंग द समर वेकेशंस, ठीक है? और कितना कितना जैसे राइस है इतने ग्राम, ये पढ़ना नहीं है, याद नहीं करना है, सिर्फ माइंड में याद करना है, ठीक है? ये नहीं देखना है कि भाई कितने ग्राम दिए जाता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। सिर्फ ये है कि राइस इतने ग्राम दिया जाता है, पल्सेस दी जाती हैं, इतनी वेजिटेबल्स दी जाती हैं, ऑयल फैट्स प्रोटीन्स कंटेंट कैलोरीज कितनी दी जाती है, कैलोरीज कम से कम ये पता होना चाहिए कि 450 कैलोरीज एक बच्चे को दी जाती है पीएम पोषण अभियान के अंडर, ठीक है? इतनी कैलोरीज आपको डेली खानी चाहिए बच्चों को, ठीक है? तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो दिया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट में ये सब चीजें दी गई हैं। आपके स्कूल हेल्थ कार्ड होगा, ठीक है? स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन वगैरह बनाए जाते हैं और ये कुछ अलग से लिखा गया है जो भी चीजें हैं कि फर्स्ट 3 विनर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन हो गया फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट दमी नगरोटा में वगैरह वगैरह लिखा गया। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम बट पर्सपेक्टिव जो वही है। अगर हम अब देखें ये सोसाइटी अब लास्ट में अगर आपके सिलेबस में लिखा है सोसाइटी है, मैंने बताया कि अभी आपको वेट करना है जब तक सिलेबस ऑफिशियली लॉन्च नहीं होता, हो सकता है कि यही सिलेबस आपका हो, बट आई विल से कि ये सोसाइटी एक टॉपिक तो ओवरऑल है, तो हम वो डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। कोई और फैकल्टी जो है ये टॉपिक ले सकते हैं, ठीक है? और इसमें से कुछ टॉपिक हो जो मैं ले सकता हूँ, ठीक है? जैसे आपका ये वाला टॉपिक है, ये फुल मैं क्लास ले लूँगा और ये वाला भी ये, ठीक है? यूनिट 4 और 5 हो सकता है मैं क्लास लूँ, अदरवाइज़ कोई और टीचर आपको ये पूरा फुल का फुल सिलेबस पढ़ा सकता है, ठीक है? डाउनलोड करनी है ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टारगेट जेके एग्जाम्स
टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है, टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है, टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है, और लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे, और ऐप डाउनलोड करनी है क्योंकि वहां पे आपका फुल कोर्स आपको मिल जाएगा इसका, ठीक है, किसका, फीमेल सुपरवाइजर का, जेकेएसएसबी की तरफ से जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, अभी आप ऐप डाउनलोड करके वहां से कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और ये यूट्यूब पे भी वीडियो आएंगी आपकी, कुछ वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगी, तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना यूट्यूब को। और कंटेंट जो है, अगर आप कोर्स में मिलेगा क्या क्या, कोर्स में देखो, एक तो चीज आपको पीडीएफ मिलेगी फुल की फुल, एक एमसीक्यू टाइप आपको प्रैक्टिस दिए जाएंगे वो भी, और इसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें आपको टीचर जो है डायरेक्टली मेंटरशिप करेगा कि भाई क्या चीजें करनी है और क्या जरूरत है, क्या वीक एरिया आपका कहाँ पे वर्क करना है। साथ में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, लाइव लेक्चर भी हो सकते हैं, प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिलेंगे सिलेबस के रिलेटेड, जो भी आपका सिलेबस रहेगा फुल का फुल। अभी हम यूनिट फर्स्ट हो सकता है टीचर आपको कोई भी क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है, तो यूनिट वन वो पढ़ा लेंगे आपको, बट जैसे ऑफिशियली सिलेबस अगर 100% यही सिलेबस रहता तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपको पर्सनली अगर बात करूं, मैं 4 दिन में मैंने, अगर पुरानी बात करूं, 4 दिन में मैंने एक किताब लिखी है, पब्लिश हुई है, ठीक है, एक किताब, ठीक है। ऑलरेडी जे&के की मार्केट में मेरी 4 किताबें आ चुकी हैं जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव के लिए एक फर्स्ट ऑफ ऑल बुक आई थी, ठीक है, 2021 में एग्जाम हुआ था, उस टाइम में ये बुक मैंने लिखी थी 4 दिन में, ठीक है। सिलेबस की बात करूँ ना, आपका सिलेबस है, अगर आपको लग रहा है कि अभी से स्टार्ट कर दें, सिलेबस खत्म होगा नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ 1 महीने में सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस नहीं है ये, है भी बट नहीं भी है, क्योंकि हम पढ़ा सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 दिन में मैं किताब लिख सकता हूँ, कंटेंट की दिक्कत नहीं है, कंटेंट की नहीं, आपको चीजें समझनी इंपॉर्टेंट है क्या, ये टॉपिक क्या है, वो इंपॉर्टेंट है समझने, ठीक है। तो कंटेंट की टेंशन नहीं लेनी है, कंटेंट आपको कोर्स में मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा करंट अफेयर की किताब आई थी जेकेएस के लिए, केएस वालों के लिए 2022 में। उसके बाद अभी रिसेंटली जो है एक और किताब आई है करंट अफेयर के लिए, जो कि जेकेएसएसबी के लिए भी है और जेकेपीएससी, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर 2023 के लिए, ठीक है। बट वो अप टू सितंबर है, तो अभी आपको लेने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम अलग से करंट अफेयर का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें आपको करंट अफेयर वहीं से हो जाएगा। तो ये किताब इसलिए लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सितंबर तक है, तो हम आपको पूरा जनवरी, जब भी एग्जाम होगा, जनवरी फेब मार्च अप्रैल जब भी होगा 2024 में, तब का करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आल दो सिलेबस आने दो, उसके बाद डिस्कस करेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि 4 दिन में अगर मैं एक एक किताब लिख सकता हूँ, ठीक है, ओवरऑल, तो ये आपका सिलेबस क्या है, क्या मैं 4 दिन में आपका पूरा कंटेंट नहीं दे सकता हूँ, तो यस आई कैन डू। वो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं 4 किताबें मार्केट में है, आप देख सकते हैं मार्केट में जाके भी, ठीक है, जेके पीएससी असिस्टेंट रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव बाई साहिल ठाकुर, ठीक है, ये विशाल पब्लिकेशन ने लॉन्च की थी, ये केबीसी ने, केबीसी, ठीक है, कुमार बुक सेंटर पब्लिकेशन की थी, ये भी केबीसी ने की थी, ठीक है। आप में से किसी ने पढ़ी भी होगी, बट कह रहा हूँ कि ये 4 दिन में मैंने 4-4 दिन में किताबें लिखी हैं मैंने, ठीक है। कंटेंट जो इसका है, हो सकता है पब्लिश होने में वो टाइपिंग वाला वगैरह वगैरह होता है, उसमें टाइम लगता है, बट कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल आपका सिलेबस कुछ भी होगा, तो यू आई कैन अश्योर यू कि उसका जो कंटेंट होगा वो हम 4-5 दिन में भी बना सकते हैं, ठीक है। और टीचर फैकल्टी जो भी है आपको पढ़ाने आएंगे आने वाले टाइम में, तो उनका कंटेंट भी आपको रहेगा, वो भी पढ़ना ही आपने, लेकिन आपको अलग से टारगेट जेके एग्जाम्स की ओर की तरफ से एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी पूरे सिलेबस की, फुल जो कोर्स में एनरोल होंगे स्टूडेंट, पीडीएफ फुल कोर्स की, साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, मेंटरशिप अलग से प्रोग्राम दिया जाएगा, कौन सा वीक एरिया क्या है, और सेपरेटली किसी स्टूडेंट को दिक्कत आती है तो वो भी हम क्लियरली करने के लिए अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आपका एक टॉपिक था जो मैंने डिस्कस करना था, लेकिन लेक्चर बहुत लंबा चला गया है कि व्हाट इज सोसाइटी, सोसाइटी क्या है वगैरह वगैरह, तो ये अगले लेक्चर में मैं डिस्कस कर दूंगा व्हाट इज सोसाइटी वगैरह, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन लेक्चर था, ये वाला भी मुझे कवर करना था, ठीक है। बट लेट अस डू इन मतलब इन अनदर लेक्चर आने वाले टाइम में। अभी के लिए मैंने जो जो चीजें बताई हैं, थोड़ा सा ओवरऑल व्यू था कि भाई आपकी पोस्ट क्या है और आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो होपफुली यू लाइक द लेक्चर, इफ यू लाइक द लेक्चर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और कोर्स जो है वो डेफिनेटली हम अपनी ऐप पे लाने वाले हैं, ठीक है। और यूट्यूब पे भी लेक्चर इसके आएंगे, कुछ क्लासेस मैं लूंगा और कुछ अदर फैकल्टी, मतलब हो गया ओवरऑल अदर फैकल्टी ही क्लासेस लेने वाले हैं, बट कुछ क्लासेस में भी 4-5 क्लासेस में लूंगा, बाकी वाली क्लासेस कोई और फैकल्टी लेगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। अभी के लिए इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।